हे भगवान, इस बार लड़का दे दो, मैं आपको 1001 लड्डू चढ़ाऊंगा। से लेके सारे के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। एक आदमी की पूरी जिंदगी घूमती है इन दो लाइनों के बीच में। बोलने और सुनने वालों के लिए ये बस सिर्फ कुछ शब्द हैं, पर इन्हीं लाइनों के पीछे एक आदमी की पूरी लाइफ छिपी है। आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चे से लेके लड़का और लड़के से लेके आदमी के एवोल्यूशन, क्रिटिसिज्म, संघर्ष, अकेलेपन और खुशी ढूंढने तक की पूरी कहानी है। और इस किरदार को हर एक लड़के ने जिया है, पर कभी किसी को बता नहीं पाया। चलिए फिर आपकी, मेरी और हर लड़के की कहानी आज पूरी दुनिया को साथ मिलकर सुनाते हैं। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के एक और नए एपिसोड में, जिसका टॉपिक है मैन, द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड जेंडर। मम्मी का राजा बेटा और पापा के बुढ़ापे की लाठी के नाम से जनरेशन टू जनरेशन फेमस रहा लड़का टीनेज खत्म होते होते कब घर में टेंशन की जड़ बन जाता है, ये ना कभी उस लड़के को समझ आता है और ना ही कभी उसके परिवार को। घर में दादा दादी से या तो उम्र का असर बोल देते हैं या अभी गर्म खून है कहकर टाल देते हैं, पर उसी टाइम उस लड़के के पीछे की गुम हो रही परछाई पर कोई कभी ध्यान नहीं दे पाता। जैसे हर लड़की बुरी नहीं होती को सपोर्ट करने से लेके हर लड़का बुरा नहीं होता को मानना भी जरूरी है, वैसे ही जेंडर इक्वालिटी सिर्फ लड़कियों की लड़ाई ही नहीं, लड़कों की भी बराबरी की लड़ाई है। जेंडर इक्वालिटी में हर जगह आप भेदभाव जरूर देखेंगे, कुछ जगह लड़कियों से होता हुआ और कुछ जगह लड़कों से। लड़कियों के डिस्क्रिमिनेशन पर तो फिर भी गौर कर लिया जाता है, पर लड़कों का डिस्क्रिमिनेशन अक्सर हंसी में टाल दिया जाता है। medium.com के आर्टिकल के हिसाब से मस्कुलिनिटी आदमी में एक नेचुरल गिफ्ट है। जैसे हर फल सड़ा नहीं होता, सिर्फ सड़ा हुआ फल सड़ा होता है, वैसे ही हर मस्कुलिनिटी टॉक्सिक नहीं होती, सिर्फ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी ही टॉक्सिक होती है। दूसरी ओर ये हर फैमिलीज का तो नहीं, पर ज्यादातर फैमिलीज का केस है। 10-12 साल की लड़कियों को तो घर में फिर भी मम्मी का साथ मिल जाता है और वो अपनी मम्मी के साथ काफी टाइम स्पेंड भी कर लेती है। पर 13-14 साल का होते होते लड़का ना मम्मी के क्लोज रह पाता है क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, और ना अपने पापा के, क्योंकि पापा को तो वैसे ही वर्किंग होने की वजह से दिन भर टाइम मिलता ही नहीं। टीन एज को वैसे ही सबसे सेंसिटिव एज ग्रुप माना गया है, और इसी एज में लड़की को फील होना शुरू होता है कि वो पूरे घर में इग्नोर्ड है। माँ अपनी बड़ी हो रही बेटी से 4 बातें शेयर करना शुरू कर लेती है, वो दोनों एक दूसरे के अच्छी दोस्त बनने लगते हैं। वहीं अनफॉर्चुनेटली लड़कों को दोस्ती घर में मुश्किल से या बहुत ही लेट मिलती है, क्योंकि पापा घर पर आकर अक्सर खाना खाकर सोने चले जाते हैं, और किसी दिन बाप बेटे का आमना सामना हो भी गया तो लड़का अपने पापा से कई बार नजर चुरा कर निकल जाता है। और फिर ऐसे ही उन अकेले लड़कों की सजेशन बुक बनते हैं उनके जैसे ही और लड़के, जो कि सब अपने घर में इसी तरह से इग्नोर्ड फील करते हैं, जिन्हें एक्चुअल में सही गलत का कुछ पता ही नहीं, पर अपने कुछ इकलौते दोस्तों का साथ देते चले जाते हैं। और फिर ऐसी ही होती हैं गलतियां शुरू। कहना लोग चाहते नहीं और डायरेक्ट सच लोगों को सुनना पसंद नहीं होता, पर इस बात में कोई दो राह नहीं कि बच्चों के इग्नोर्ड फील होने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जुवेनाइल क्राइम्स के पेपर को देखा जाए तो उसके क्राइम एनालिसिस रिपोर्ट में 2 मोस्ट कॉमन रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों से हुए क्राइम के लिए। पहला, ब्रोकन होम्स। 140 जुवेनाइल्स में 13.3% जुवेनाइल्स उन घरों से थे जिनके या तो पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था या फिर किसी एक या दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन उस रिपोर्ट में फ्रेंड्स एंड कंपेनियन है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपने नेबरहुड में घुलना मिलना शुरू करते हैं, ऐसे में बहुत बार उनकी दोस्ती कुछ गलत या ऐसे बच्चों से हो जाती जो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, जिससे फिर आगे जाके सही बच्चे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और एक फ्रेंड्स एंड कंपेनियन वाली कैटेगरी में 10 से 19 साल के बच्चों की मेजॉरिटी पॉपुलेशन फॉल करती है। जैसे जैसे एक लड़का बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसके कंधों का बोझ बढ़ता जाता है। 10-12 साल के लड़कों के रोने पर अक्सर उन्हें कहा जाता है, ये लड़कियों की तरह रोना धोना बंद कर। लड़के कभी रोते हैं क्या? या चुप हो जा, लड़की हो क्या? कहने को ये सारी छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें हैं, पर कई बार यही बातें उस बच्चे के दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से में हिट कर जाती हैं। सबकॉन्शियस हिस्सा ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहां कोई भी एक्टिविटी परमानेंटली स्टोर होती है। और फिर शायद ऐसी ही बातों से शुरुआत हुई होगी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और लड़कियों को कमजोर समझने की साइकिल की, जो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक बढ़ती चली गई। क्योंकि लड़कियां ही रोती हैं और लड़के नहीं रोते, इस इमोशन को बच्चों को कमजोरी की तरह दिखाने वाले सोसाइटी के बड़े ही हैं, और जिसकी वजह से शायद आज भी लड़के अंदर से सॉफ्ट होने के बाद भी बाहर से रफ एंड टफ दिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर लड़ाई लड़कियों के सपोर्ट में तो 18वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गई थी, और वर्ल्ड की डेवलप कंट्री जैसे फ्रांस और अमेरिका ने 1970 तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक लड़कियों को लड़कों की बराबरी से एजुकेशन मिलने की लड़ाई जीत भी ली थी। सबका फोकस होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी पर, मगर चलते चलते और टाइम के साथ जिस जेंडर से बराबरी हो रही थी वो छूटता चला गया पीछे और पीछे। इप्सोस यूके और ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन लीडरशिप ने एक सर्वे किया था जो वुमेन राइट्स पर लोगों की ओपिनियन लेने के लिए इंडिया को मिलाकर टोटल 32 कंट्रीज में हुआ था, जिनमें 55% मेल्स और 51% वुमेन शामिल थी। उसमें हर जगह लोगों का ये मानना था कि वुमेन राइट्स और डिमांड्स अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली गई हैं।
इस एक्सट्रीम लेवल के बहुत सारे केसेस आपको ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, इंडिया में ही आपको ढेरों सारे केसेस देखने मिल जाएंगे। रैकेट्स हैं दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर अभी एक रैकेट बस्ट हुआ है जिसमें आईपीएस और आईएएस अधिकारी हनी ट्रैप हुए थे। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। ये है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर, जिन पर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके आईएएस की सीट हासिल करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद इनके केस की रिपोर्ट जिस कलेक्टर ने ऊपर सबमिट की, इन्होंने वापस उसी पर ही हरासमेंट का केस लगा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जिन पर रोज न्यूज और कंट्रोवर्सीज आपको देखने मिल जाएंगी, पर जब तक इंडियन लॉज सिर्फ जेंडर को ही सपोर्ट करते रहेंगे तब तक सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। कानून क्रिमिनल के लिए होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए। मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर का फेवर नहीं करता, पर हाँ कहीं भी जेंडर बायस्ड होना गलत है। आप सपोर्ट कीजिए पर सिर्फ सही का। एक टाइम था जब औरतों की कंडीशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बदतर थी, पर लोग सिर्फ औरतों की कंडीशन सुधारने में इतना लग गए कि आज आदमियों की प्रॉब्लम्स को सबने अनदेखा ही कर दिया है। एक टाइम था जब कई औरतें परेशान होकर सुसाइड कर लेती थी। आज टाइम है कि औरतों की सुसाइड का नंबर तो नहीं गिरा, पर आदमियों की सुसाइड का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, और अब ये नंबर सिर्फ हर साल डबल ही हो रहा है। सब कहते हैं सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। कहना आसान है, पर सुसाइड को रोका कैसे जाए उस काम पर भी ध्यान देना जरूरी है। इंडिया में औरतों की सुसाइड के कुछ मेजर कारण दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और पोते की अधूरी चाह। पर फिर आए कुछ जेंडर बाइज्ड लॉ और सेक्शंस जिनका हुआ गलत इस्तेमाल, और फिर उसी गलत इस्तेमाल के चलते आदमियों के सुसाइड का नंबर इंडिया में बढ़ता चला गया। मेरा आप सबसे सवाल कि यहाँ आप गलत क्या है, कानून का गलत इस्तेमाल होना या हमारे लीगल सिस्टम का फॉल्ट जो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही से कर नहीं पा रहा। Statista.com के सर्वे में पता चला कि औरतों की सुसाइड का नंबर 2022 में 48,000 था, वहीं दूसरी तरफ आदमियों की सुसाइड का नंबर 1,22,000 से भी ज्यादा, जिनमें आदमी की सुसाइड के प्राइमरी रीजन डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल डिसऑर्डर्स थे। प्रेशर दोनों जेंडर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है, दोनों जेंडर की अपनी अपनी लायबिलिटीज होती हैं, पर किसी पर पहले से प्रेशर होने के बाद और प्रेशर बनाना, ये है प्रॉब्लम का मेन रीजन। लड़का 12-13 साल का हुआ, उस पे आ गया कभी ना वीक पड़ने का प्रेशर, रो दिया किसी के सामने तो मजाक उड़ने का प्रेशर, पढ़ाई खत्म होने से पहले बढ़िया नौकरी लगने का प्रेशर, नौकरी लग गई फिर अच्छा घर लेने का प्रेशर, घर ले लिया तो अब गाड़ी भी ले लो उसका प्रेशर, गाड़ी लेके जैसे ही गहरी सांस ली अब शादी भी कर लो उसका प्रेशर, शादी तो हो गई अब बच्चा कब करोगे उसका प्रेशर, फिर बच्चे हो गए तो उनके फ्यूचर का प्रेशर। थोड़ा सा खुद के फ्यूचर के बारे में सोच लूं तो ऑफिस, बॉस और ओवर टाइम का प्रेशर। ओवर टाइम करके घर में ऑफ पर रेस्ट करने का सोचो तो दिन में बच्चे के साथ खेलना है और वाइफ को शाम को घुमाने लेके भी जाना है। जब किसी दिन लगा कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तब फिर आईने में खुद को ठीक से देखा तो पता चला कि अब बालों के सफेद होने के साथ साथ चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं। फिर बस सोचा ही था खुद को अब वक्त देना शुरू करता हूँ, बस तभी याद आ गया बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर। फिर देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, आ गया फिर उनकी शादी का प्रेशर, उनकी शादी करके आधे से ज्यादा बैंक बैलेंस साफ हो गया, मगर तभी एक दिन वाइफ ने गुस्से में बस इतना कह दिया, तुमने किया ही क्या सारी जिंदगी मेरे लिए। एक बार बस सोचकर देखो कि कैसा लगेगा उस इंसान को जिसने पूरी लाइफ प्रेशर लेते लेते निकाल दी ताकि उसकी फैमिली को वो सब दे सके जो शायद हर किसी के लिए दे पाना पॉसिबल नहीं होता। आप यहाँ बताए गए लड़कों के प्रेशर से कितना एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। इतना सब होने के बाद जब देश की कानून व्यवस्था भी जेंडर बाइज्ड हो जाए और सिस्टम की साइड से आदमियों के ही अगेंस्ट में कानून बनने लगे तो लाइफ लड़कों की और भी टफ हो जाती है। जैसे बीएनएस सेक्शन 69 2023, इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई कपल फिजिकल होता है म्यूचुअली और बाद में किसी कारण से उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर भी अगर लड़की चाहे तो वो लड़के को जेल करवा सकती है ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। डू यू थिंक दिस सेक्शन एंड लॉ इज नॉन बायस्ड एंड सपोर्टिंग ओनली द राइट इन एनी वे? ऐसे कई सारे केसेस और न्यूज आपको और भी मिल जाएंगे जिनकी काउंटिंग करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। एक कपल का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, लड़का अलग होना चाहता है पर लड़की उसे शादी करने को फोर्स कर रही है, ये जानती हुई भी कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। लड़की का कहना है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर देगी। आप बस इतना सोचकर देखो कि अगर इस केस में शादी हो भी गई तो क्या आपको लगता है वो रिलेशन अच्छा चलेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप होना बड़ी ही नॉर्मल चीज है, पर ब्रेकअप की नौबत आने पर किसी रिलेशन को सुधारने की जगह उस टॉक्सिक रिलेशन में पार्टनर को बांध कर रखना एक कानून धमकी के साथ, क्योंकि लॉस जेंडर बाइज्ड है, आपके हिसाब से कितना सही है? कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी ओपन में स्टेटमेंट दिया है कि हस्बैंड के रिलेटिव्स अक्सर सेक्शन 498 में बिना किसी एविडेंस के ही बुक हो जाते हैं।
और आप तो जानते ही हैं कि एक बार केस में बुक होके तो देखिए, फिर सालों साल आपके इसी परेशानी से लड़ते लड़ते निकल जाएंगे। 2017 में मैंने अपनी बीवी की करतूतों और उसके फैमिली से परेशान होकर डिवोर्स का केस फाइल किया था। उसके अगेंस्ट में 2018 में उस लड़की ने और उसके पिताजी और उसके परिवार ने मिलकर मेरे ऊपर 498A का केस किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की अपने माँ पिताजी के साथ मिलकर। उस केस की वजह से मैं 2 महीने जेल भी रहा हूँ और मैं रांची हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। 16 फरवरी 2024 को उन्होंने मेरा अपील को सुना और उन्होंने वो 498A केस को रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने उसको झूठा पाया। लेकिन 20 अप्रैल 2024 को फिर से मेरे ऊपर 498A का केस किया गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या मैं जिंदगी भर ये 498A के केसों से ही जूझता रहूंगा। लास्टली आपको ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा। ज्योति मौर्य का हस्बैंड जो कि स्वीपर था, उसने अपनी वाइफ को शादी के बाद पढ़ाया ताकि वो एसडीएम बन सके, और एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड को ही छोड़ दिया। इवन ज्योति मौर्य ने अपने पति को उसके बच्चे से मिलने पर भी रोक लगा दी थी, जो कि ज्योति मौर्य की ही कस्टडी में था। ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य की जिद और मीडिया की हेल्प के चलते उनका केस न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ज्योति मौर्य का अपने सीनियर, जो कि पहले से शादीशुदा हैं, उनसे अफेयर है और वो उससे अब शादी करना चाहती हैं। अब यहाँ ज्योति मौर्य पर एडल्ट्री का एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? वहीं दूसरी तरफ डीवाईएसपी कृपाशंकर का केस भी वायरल हुआ, जहां उनके पोस्ट मैरिटल अफेयर होने की ऑफिशियल कंप्लेन उनकी वाइफ ने उनके सीनियर से कर दी। बस फिर होना क्या था, डीवाईएसपी कृपाशंकर को एडल्ट्री में दोषी पाया गया और कुछ ही दिन में उनका डिमोशन कर दिया गया। एसडीएम ज्योति मौर्य और डीवाईएसपी कृपाशंकर दोनों का केस एडल्ट्री ऑफेंस के अंडर आता है, पर यहाँ आउटकम जेंडर बाइस्ड हुआ। आपको नहीं लगता? वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में ओपिनियंस, रेगुलेशंस, रूल्स और लॉज को जेंडर बाइस्ड ना होकर जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। लॉज और रेगुलेशंस गलत को सही करने के लिए होते हैं, ना कि सही के साथ गलत करने के लिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप सबसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी एक और बढ़िया वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।